मतलब एक बात सोचिए, क्या हो अगर किसी एक अकेली कंपनी की नेटवर्थ इतनी विशाल हो कि वो एक पूरे देश जैसे मान लीजिए पाकिस्तान, उसका पूरा राष्ट्रीय कर्ज एक बार नहीं बल्कि 2 बार पूरी तरह से चुका दे। हाँ, और वो भी बिना अपना पूरा खजाना खाली किए। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम 403 बिलियन डॉलर के उस विशाल साम्राज्य की बात कर रहे हैं जो सुनने वालों के घरों की रसोई में इस्तेमाल होने वाले नमक से लेकर सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों और आसमान का सीना चीरने वाले विमानों तक फैला हुआ है। एकदम सही। हवा में एयर इंडिया है, सड़कों पर टाटा मोटर्स, और दुनिया भर में अगर लग्जरी की बात करें तो ताज होटल। और ये सिर्फ कुछ सेक्टर्स की बात नहीं है। मतलब आज के समय में इस ग्रुप के उत्पाद 150 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं, और 100 से अधिक देशों में तो इनका सीधा ऑपरेशन चलता है। वाह, 100 से ज्यादा देश। जी, ये एक ऐसा नाम है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और रोजमर्रा के जीवन में बहुत गहराई से बुना हुआ है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो इसी 403 बिलियन डॉलर के साम्राज्य की नींव को डिकोड करना है। बिल्कुल। हमारे आज के जो स्रोत है, विशेष रूप से जेम टीवी की जो डॉक्यूमेंट्री है, उसी के आधार पर हम 150 साल से भी ज्यादा पुराने उस सफर की कड़ियों को जोड़ेंगे। ये सफर जो सुई से लेकर सॉफ्टवेयर तक फैला हुआ है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि 24 से ज्यादा अलग अलग इंडस्ट्रीज में फैला ये जो साम्राज्य है, ये सिर्फ आज के मॉडर्न लीडर्स की वजह से नहीं है। तो फिर इसकी जड़ें 156 साल पहले शुरू हुई एक बेहद दिलचस्प और दूरदर्शी सोच में छिपी हैं। विशाल साम्राज्यों का जन्म हमेशा कोई बहुत भव्य इमारतों या बड़े विदेशी निवेशों से नहीं होता। मतलब शुरुआत बहुत छोटी थी, बहुत ही सामान्य और जमीनी स्तर से। अगर हम 156 साल पीछे जाएं 1868 के दौर में, 1868। हाँ, तो जमशेदजी टाटा, जिनकी उम्र उस वक्त मात्र 29 साल थी, उन्होंने अपने पिता के साथ कॉटन ट्रेडिंग मतलब कपास के व्यापार में कदम रखा था। और पता है उस समय उनका शुरुआती निवेश कितना था? कितना? सिर्फ 21,000 रुपए। अरे बाप रे, सिर्फ 21,000। मैं सोच रही थी अगर मैं 1868 के दौर में होती और मेरे पास 21,000 रुपए की पूंजी होती तो शायद सबसे सेफ रास्ता यही होता कि भाई कपास सस्ते में खरीदो और उसे एक्सपोर्ट करके अपना मार्जिन कमा लो। कोई भी आम इंसान नहीं सोचता। हाँ, लेकिन स्रोत बताता है कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने सीधा मैन्युफैक्चरिंग में उतरने का फैसला लिया। चिंचपोकली में एक दिवालिया हो चुकी ऑयल मिल को एकदम सस्ते दामों में खरीदा और उसे अलेक्जेंड्रा कॉटन मिल में बदल दिया। बिल्कुल, और फिर उसे मुनाफे में बेच दिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां सिर्फ व्यापार करने और एक उद्योग स्थापित करने के बीच का जो फर्क है वो साफ दिखाई देता है। उस मुनाफे से उन्होंने अपनी अगली बहुत बड़ी छलांग लगाई, जो थी एम्प्रेस मिल की स्थापना। एम्प्रेस मिल। लेकिन इस मिल की जो जगह चुनी गई ना, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। हाँ, वो फैसला थोड़ा अजीब लगता है शुरू में। अजीब तो है। मतलब उस समय बॉम्बे, यानी आज का जो मुंबई है, वो कॉटन का सबसे बड़ा गढ़ था। उसे तो बाकायदा कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता था। जी, सारा बाजार वही था। सारा बाजार, खरीदार, पूरा का पूरा इकोसिस्टम वही मौजूद था। लेकिन जमशेद जी ने अपनी नई मिल बॉम्बे से 770 किलोमीटर दूर नागपुर में लगाई। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज कोई टेक कंपनी अपना स्टार्टअप सिलिकॉन वैली या बैंगलोर में खोलने के बजाय किसी बहुत दूर दराज के छोटे से गांव में खोले। ये जो भौगोलिक दूरी थी, ये तो लॉजिस्टिक्स के लिए एक बुरा सपना रही होगी। सदा से देखने पर ये एक बुरा सपना ही लगता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की सप्लाई चेन और प्रोडक्शन की बारीकियों का थोड़ा विश्लेषण करें ना, हाँ, तो ये रणनीतिक बुद्धिमत्ता का एक मास्टर क्लास है। उन्होंने 3 बहुत ही ठोस कारणों से नागपुर को चुना था। अच्छा, वो 3 कारण क्या थे? पहला था रॉ मटेरियल, यानी कच्चे माल से नजदीकी। कपास की खेती नागपुर और विदर्भ के इलाकों में बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी। अब बॉम्बे में कच्चा माल ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च था, वो नागपुर में मिल लगाने से एकदम शून्य हो गया। अरे हाँ, ये तो समझ में आता है। सोर्सिंग की लागत कम करना तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का पहला नियम होता है। बिल्कुल। इसका दूसरा बड़ा कारण था पानी का प्रबंधन। पानी? हाँ, कपड़ा बनाने और खासकर उसकी रंगाई और धुलाई के प्रोसेस में लाखों लीटर पानी चाहिए होता है। नागपुर के आसपास प्राकृतिक झीलें और नदियां थीं, जिससे पानी की कभी कोई कमी नहीं हुई। सही बात है। और तीसरा कारण? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था वहां की डेमोग्राफिक्स, यानी मजदूर। बॉम्बे में मिलों की भरमार थी, तो वहां मजदूरों की डिमांड बहुत ज्यादा थी और वहां रहना भी महंगा था। तो नागपुर में लेबर सस्ती थी?
नागपुर में बेरोजगारी ज्यादा थी, इसलिए वहां एक बहुत बड़ा लेबर पूल आसानी से और काफी कम रेट्स पर मिल गया। पे मजदूर सस्ते तो थे, लेकिन वो टेक्सटाइल मिल के काम के लिए बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं थे। हाँ, और उनका काम में मन भी नहीं लगता था शुरू में। वही तो, आप सोचिए, खेती बाड़ी से आए इन मजदूरों के लिए बंद मिल में 12-14 घंटे काम करना मानसिक और शारीरिक रूप से कितना थका देने वाला होता होगा। बहुत ज्यादा। नतीजा ये हुआ कि अक्सर 20% से ज्यादा कर्मचारी बिना बताए ही छुट्टी पर रहने लगे। बाप रे। किसी भी नई फैक्ट्री के लिए जहां प्रोडक्शन के टारगेट फिक्स हो, वहां अगर 1/4 वर्कफोर्स गायब रहे तो ऑपरेशंस तो पूरी तरह ठप हो जाएंगे। बिल्कुल ठप हो जाएंगे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। मैं सोच रही थी 1870 के दशक में जब लेबर लॉ या वर्कर्स राइट्स जैसी कोई चीज तो थी ही नहीं, कोई नामो निशान नहीं था। हाँ, तो ऐसे में कोई और मिल मालिक क्या करता? वो तो मजदूरों की सैलरी काटता, उन्हें मारता पीटता या निकाल कर नए मजदूर ले आता। यही होता था उस दौर में। लेकिन जमशेद जी ने इसके बिल्कुल उलट काम किया। स्रोत के मुताबिक उन्होंने काम पर ना आने वाले मजदूरों को सजा देने के बजाय एक प्रोविडेंट फंड जैसा सिस्टम शुरू कर दिया। जी। उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया, मनोरंजन के लिए स्पोर्ट्स डेज और फैमिली डेज आयोजित करने लगे। मतलब बिना संदर्भ के देखा जाए तो कोई भी कहेगा कि ये बहुत ही घाटे का सौदा है, एक बेवकूफी भरा फैसला। ये सच है कि उस दौर के बाकी उद्योगपतियों ने उनका खूब मजाक भी उड़ाया होगा। लेकिन इसे हमें ऐसे समझना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई पेड़ लगा रहा हो। आज आप उसे पानी देंगे, उसकी रक्षा करेंगे, तो 100 साल बाद वो आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को छांव देगा। सही कहा। जबकि बाकी जो मिल मालिक थे वो सिर्फ आज की आग जलाने के लिए लकड़ियां काट रहे थे। जमशेद जी ने समस्या के लक्षण का नहीं बल्कि उसकी असली जड़ का इलाज किया। अच्छा, यानी उन्होंने उस साइकोलॉजिकल पहलू को पकड़ा कि आखिर मजदूर काम पर क्यों नहीं आ रहे हैं। एकदम सटीक। वे समझ गए थे कि डंडे के जोर से आप लोगों को फैक्ट्री में तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उनसे मन लगाकर काम नहीं करवा सकते, वफादारी नहीं खरीद सकते। बिल्कुल नहीं। तो जब उन्होंने ये सारी सुविधाएं दी तो मजदूरों ने पहली बार खुद को एक मशीन के पुर्जे की तरह नहीं बल्कि एक इंसान और कंपनी के एक अहम हिस्से के रूप में महसूस किया। वाओ। इसका नतीजा ये हुआ कि एब्सेंटिज्म यानी जो छुट्टियां लेने का ट्रेंड था वो ड्रामेटिक रूप से एकदम नीचे गिर गया और प्रोडक्शन आसमान छूने लगा। कमाल है। ये उस दौर में मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऐसा प्रयोग था जो आज 150 साल बाद भी इस ग्रुप की सबसे बड़ी पहचान बना हुआ है। ये वाकई एक ऐसा बिजनेस लेसन है जो समय से परे है। लेकिन उनका विजन सिर्फ अपनी मिलों के मुनाफे या अपने कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं था। जी नहीं। स्रोत में एक बहुत ही अहम प्रसंग है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की उनकी जो जिद थी ना, उसे दर्शाता है। सिल्क या रेशम का प्रयोग। हाँ, वो एक बहुत बड़ी कहानी है। जमशेद जी का ये पक्का मानना था कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए देश को विदेशी आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उस दौर में जो बेहतरीन क्वालिटी का सिल्क होता था, जिसे ए क्लास सिल्क कहते थे, वो फ्रांस से भारत आता था। अब अगर हम एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह सोचें तो फ्रांस का सिल्क अगर सबसे बेहतरीन था तो सबसे आसान रास्ता यही था कि उसे थोक में इंपोर्ट करो और भारत में बेचकर मोटा मार्जिन कमा लो। कीड़े पालने और सिल्क बनाने का सिरदर्द क्यों ही लेना। क्यों लेना, सही बात है। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने का धंधा नहीं था, ये देश की क्षमता को बढ़ाने का एक राष्ट्र निर्माण मिशन था। अच्छा। वे सीधा फ्रांस गए और वहां से बेहतरीन सिल्क बनाने वाले फ्रेंच सिल्क वर्म यानी रेशम के कीड़ों की ब्रीड भारत ले आए। और फिर बेंगलोर में एक सिल्क फार्म खोला गया। लेकिन असली चुनौती तब आई जब भारतीय मौसम में वो कीड़े सरवाइव नहीं कर पाए और उनमें बीमारियां फैलने लगी। तो इस चुनौती से वो कैसे निपटे? क्योंकि मेरी समझ से उस समय तो आज जैसी कोई मॉडर्न क्लाइमेट कंट्रोल तकनीक भी नहीं थी। यहीं पर इनोवेशन ने जन्म लिया। उन्होंने पहली बार एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट पेश किया उस जमाने में। हाँ, इसमें फार्म के आर्किटेक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया कि वेंटिलेशन और प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल, जैसे गीले खसखस के पर्दे लगाना, विशेष प्रकार की छतें बनाना, तापमान और नमी को उस लेवल पर लाया जा सके जो उन फ्रेंच कीड़ों के लिए सही हो। अरे वाह। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसी शुरुआती साइंटिफिक अप्रोच और रिसर्च का ही नतीजा है कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े सिल्क उत्पादकों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे एक व्यक्ति की जो जिद है वो एक पूरे उद्योग की नींव रख सकती है। बिल्कुल। अरे बुनियादी ढांचे की तरफ गया। स्रोत के अनुसार उन्होंने अपने जीवन काल में 4 बहुत बड़े सपने देखे थे। जी। पहला, एक विश्व स्तरीय आयरन और स्टील प्लांट लगाना। दूसरा, एक शानदार होटल बनाना।
तीसरा, विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए एक संस्थान खोलना, और चौथा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना। और ये इतिहास की एक बहुत ही दुखद विडंबना है कि 1904 में उनके निधन से पहले इन चार में से सिर्फ एक ही सपना भौतिक रूप ले सका। और वो था द ताज होटल, जो 1903 में बॉम्बे के अपोलो बंदर पर बनकर तैयार हुआ। जी हाँ। स्रोत में दिए गए विवरण से पता चलता है कि ये अपने समय से कितना आगे था। मतलब ये भारत का पहला होटल था जिसमें बिजली का कनेक्शन था। वाह। इसमें अमेरिकन कंपनी के पंखे लगे थे, जर्मन एलिवेटर्स यानी लिफ्ट थी, और टर्किश बाथ इंस्टॉल किए गए थे। और आपको पता है इसका शुरुआती किराया कितना था? कितना? मात्र 13 रुपए। सिर्फ 13 रुपए? वाओ। अच्छा, इस होटल के निर्माण को लेकर एक बहुत मशहूर कहानी भी है, वो वॉटसन्स होटल वाली। हाँ, कहा जाता है कि जमशेद जी को बॉम्बे के एक आलीशान वॉटसन्स होटल में घुसने से रोक दिया गया था क्योंकि वहां एक बोर्ड लगा था सिर्फ यूरोपियंस के लिए। जी। और ऐसा माना जाता है कि इसी अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने ताज होटल खड़ा कर दिया। लेकिन हमारे स्रोत में इस कहानी का एक दूसरा और काफी लॉजिकल पहलू भी दिया गया है। मशहूर इतिहासकार हैं चार्ल्स एलन, वो इस बदले वाली थ्योरी को नकारते हैं। अच्छा। हाँ, उनका विश्लेषण ये है कि जमशेद जी जैसा दूरदर्शी व्यक्ति, उनका विजन इतने छोटे या संकीर्ण अपमान तक सीमित हो ही नहीं सकता। इस बात में बहुत वजन है। हाँ, उनका असली मकसद तो बॉम्बे को एक ऐसा तोहफा देना था जो उस शहर की पहचान बन जाए। बिल्कुल। ताज होटल का जो आर्किटेक्चर था वो इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो समंदर के किनारे एक महल की तरह दिखे, ऐसा लगे जैसे लहरों पर तैर रहा हो। ये होटल सिर्फ एक कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं था, ये पूरी दुनिया और खासकर ब्रिटिश राज को एक खुला मैसेज था कि भारतीय लोग भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग, लग्जरी और तकनीक के हकदार हैं, और सबसे बड़ी बात, वो उसे अपनी जमीन पर खुद बना सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। 1904 में जमशेद जी के निधन के बाद एक पल के लिए ऐसा लगा होगा कि उनके जो बाकी 3 सपने हैं वो शायद अब कभी पूरे नहीं होंगे। हाँ, लोगों को लगा होगा। लेकिन अगली पीढ़ियों ने जिस तरह से उन सपनों को अपनी जिम्मेदारी बनाया, वो एक राष्ट्र के बुनियादी ढांचे के निर्माण की पूरी कहानी बन जाती है। उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। दोराबजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भारत में एक स्टील प्लांट लगाना। अब ये कोई टेक्सटाइल मिल लगाने जैसा आसान काम तो था नहीं। इसके लिए लौ अयस्क यानी आयरन ओर की खदानों की जरूरत थी। और ये जानकर हर किसी को हैरानी होगी कि दोराबजी और उनकी टीम ने पूरे 17 साल तक 17 साल? जी हाँ, 17 साल तक मध्य भारत के घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ियों और खतरनाक इलाकों की खाक छानी, बैलगाड़ियों पर सफर किया, बीमारियों का सामना किया, सिर्फ ये खोजने के लिए कि भारत में बेहतरीन क्वालिटी का लोहा आखिर है कहाँ। 17 साल की खोज? मतलब आज के समय में कोई कंपनी एक प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी स्टडी में इतना समय और रिसोर्सेज लगाने की सोचेगी भी नहीं। बिल्कुल नहीं सोचेगी। और अंततः ये खोज सफल हुई जब उन्हें बंगाल, जो आज का झारखंड और उड़ीसा बेल्ट है, वहां लोहे के विशाल भंडार मिले। तो वहीं से शुरुआत हुई। हाँ, इसी के परिणाम स्वरूप 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे आज हम टाटा स्टील कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। वाओ। ये एशिया का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट था। इस प्लांट की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा तो ब्रिटिश सेना को मध्य पूर्व में रेलवे लाइनें बिछाने के लिए लाखों टन स्टील चाहिए था। और वो जरूरत भारत के इसी प्लांट ने पूरी की। एकदम सही। ये तो कमाल है। और जमशेद जी के बाकी 2 सपने भी तो इसी दौर में आकार लेने लगे थे ना? हाँ। स्रोत बताता है कि 1910 में टाटा पावर की स्थापना हुई, जो भारत की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी थी। और जो विज्ञान की शिक्षा का सपना था, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IIC बेंगलोर के रूप में हकीकत बना। जी। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि इसी संस्थान ने आगे चलकर भारत को अपना पहला कंप्यूटर बनाने में मदद की और देश के स्पेस और एविएशन रिसर्च की नींव भी रखी। और दोराबजी ने सिर्फ बिजनेस ही नहीं बढ़ाया, बल्कि कर्मचारियों की भलाई की जो विरासत थी उसे भी मजबूत किया। उन्होंने कारखानों में मजदूरों की शिफ्ट को 8 घंटे तक सीमित कर दिया। सिर्फ 8 घंटे? हाँ, और ये उस दौर की बात है जब दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में 12 से 14 घंटे काम करना एक नॉर्मल बात थी। ये सब देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे ये किसी प्राइवेट कंपनी की बैलेंस शीट नहीं चल रही है, बल्कि एक समानांतर सरकार या एक पूरे देश के बुनियादी ढांचे का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। सही कहा आपने। मतलब देश को स्टील मिल गया, बिजली मिल गई, विज्ञान का एक शीर्ष संस्थान मिल गया। और फिर 1930 के दशक में एविएशन यानी हवाई उड़ानों का दौर शुरू हुआ। और यहीं पर कमान संभाली JRD टाटा ने।
1932 में जब उन्होंने ग्रुप की लीडरशिप ली तो वो खुद एक बहुत ही जुनूनी एविएटर थे। हाँ, मैंने पढ़ा है। उनके पास भारत का पहला कमर्शियल पायलट लाइसेंस था। उन्होंने ही टाटा एयरलाइंस शुरू की, जो आगे चलकर भारत की नेशनल एयरलाइन एयर इंडिया बनी। ये देखना बहुत जरूरी है कि कैसे कमर्शियल एविएशन की शुरुआत ने भारत जैसे विशाल देश की कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जी। कराची से बॉम्बे तक की वो जो पहली मेल फ्लाइट थी जिसे जेआरडी ने खुद उड़ाया था, वो सिर्फ कुछ चिट्ठियां नहीं ले जा रही थी, वो मॉडर्न भारत के एक नए युग को उड़ाकर ला रही थी। जेआरडी टाटा की एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे हर उस एरिया को पहचान लेते थे जहां भारत विदेशी चीजों पर निर्भर था। अच्छा, कैसे? उदाहरण के लिए उन्होंने देखा कि भारत में साबुन, डिटर्जेंट और कांच बनाने जैसी आम इंडस्ट्रीज भी बहुत संघर्ष कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो जरूरी रसायन होते हैं, जैसे कास्टिक सोडा और सोडा ऐश, वो विदेशी कंपनियों से मंगाने पड़ते थे। ओहो, मतलब अगर विदेशी सप्लाई चेन टूट जाए तो भारत में नहाने का साबुन तक बनना बंद हो सकता था। एकदम सटीक विश्लेषण। इसी निर्भरता को पूरी तरह खत्म करने के लिए जेआरडी टाटा ने 1939 में गुजरात के मीठापुर में टाटा केमिकल्स की नींव रखी। एकदम बंजर और नमक से भरी जमीन पर उन्होंने रसायनों का ऐसा प्लांट खड़ा किया जिसने न सिर्फ साबुन और कांच उद्योग को बचाया, बल्कि आगे चलकर भारतीय किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स का भी एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया। वाह! और इसके कुछ ही सालों बाद देश की ट्रांसपोर्ट की जरूरतों को समझते हुए कमर्शियल वाहनों के लिए टाटा मोटर्स की भी शुरुआत कर दी गई। बिल्कुल। तो अगर हम 1980 के दशक तक का पूरा परिदृश्य देखें तो एक राष्ट्र को खड़ा करने के लिए जो भी भारी उद्योग चाहिए थे, लोहा, ऊर्जा, रसायन, परिवहन और संचार, वो सब स्थापित हो चुका था। लेकिन दुनिया तो बहुत तेजी से बदल रही थी ना। हाँ, वो तो है। 1980 और 90 के दशक में ग्लोबलाइजेशन और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तूफान आ रहा था। 1984 में टाटा टी की शुरुआत हुई। उसके बाद जेआरडी टाटा ने महसूस किया कि अब ग्रुप को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो इन नई तकनीकों को अच्छे से समझे। और तब उन्होंने अमेरिका से रतन टाटा को वापस भारत बुलाया। जी। स्रोत में बताया गया है कि 1991 में जब रतन टाटा ने चेयरमैन का पद संभाला तो वो वही साल था जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया था। लिबरलाइजेशन का दौर। बिल्कुल। विदेशी कंपनियां भारत आ रही थीं। रतन टाटा ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया कि टाटा मोटर्स दशकों से भारी वाहन तो बना रही है, लेकिन भारत की सड़कों पर एक भी ऐसी पैसेंजर कार नहीं है जो 100% पूरी तरह से मेड इन इंडिया हो। ये सच में एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी थी। अगर आप कार के अहम पार्ट्स बाहर से मंगा रहे हैं तो आप विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव और ग्लोबल सप्लाई के झटकों पर हमेशा निर्भर रहेंगे। रतन टाटा का विजन था एक ऐसी कार बनाना जो पूरी तरह से भारतीय इंजीनियरों द्वारा डिजाइन की गई हो और जिसके सारे पुर्जे भारत में ही बने हों। और इसी सोच और भारी रिसर्च के बाद 1998 में भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी कार का जन्म हुआ, टाटा इंडिका। हाँ, टाटा इंडिका। ये कोई मामूली कार लॉन्च नहीं थी। ये ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को एक खुला मैसेज था कि भारत अब सिर्फ एक असेंबली लाइन नहीं बल्कि एक ओरिजिनल क्रिएटर है। इसके साथ ही रतन टाटा ने टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पोटेंशियल को भी पहचाना। हाँ, टीसीएस। जो कंपनी कभी केवल बेसिक डेटा एंट्री का काम करती थी, उसे Y2 के संकट और इंटरनेट बूम के दौरान ग्लोबल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ बना दिया गया। आज टीसीएस दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। यहाँ आकर इस पूरी कहानी का एक बहुत ही शानदार अध्याय शुरू होता है जहाँ पूरी की पूरी दिशा ही पलट जाती है। कैसे? मतलब 1868 में जिस कंपनी ने विदेशी माल पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए खुद की मिलें लगाई थीं, 2000 के दशक में वो इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई कि उसने उन्हीं देशों की दिग्गज कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। अरे हाँ, और ये अधिग्रहण कोई छोटे मोटे व्यापारिक विस्तार नहीं थे। जब टाटा टी ने ब्रिटेन के सबसे बड़े चाय ब्रांड टेटले को खरीदा तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकेत था। बिल्कुल। इसके बाद यूरोप के दिग्गज स्टील निर्माता कोरस ग्रुप को टाटा स्टील ने अधिग्रहित कर लिया। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा जिस डील की हुई वो था 2008 में फोर्ड से जैगवार लैंड रोवर यानी JLR का अधिग्रहण। जी। जब पूरी दुनिया 2008 की मंदी से जूझ रही थी,
उस वक्त इतनी बड़े लग्जरी ब्रांड को खरीदना तो बहुत रिस्की लगा होगा। इस अधिग्रहण के पीछे आखिर क्या लॉजिक था? इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। अच्छा। इंजीनियरिंग और वर्ल्ड क्लास R&D सुविधाएं थी। रतन टाटा जानते थे कि टाटा मोटर्स को ग्लोबल बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए उस लेवल की तकनीक चाहिए। समझ गई। मंदी की वजह से फोर्ड इसे बेचना चाह रही थी और टाटा ने इस मौके का फायदा सिर्फ एक ब्रांड खरीदने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की बेहतरीन ऑटोमोटिव तकनीक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए उठाया। एक समय था जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, और आज भारत की एक कंपनी ब्रिटेन के सबसे बड़े हेरिटेज ब्रांड्स की मालिक है। ये किसी भी पैमाने पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक शिफ्ट है। सच में, अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हम साफ देखते हैं कि 150 सालों का ये सफर एक छोटी सी दिवालिया कॉटन मिल से लेकर ग्लोबल सॉफ्टवेयर, स्टील और ऑटोमोबाइल तक, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस निरंतरता का परिणाम है जहां हर पीढ़ी ने पिछले विजन को और बड़ा किया। और मेरी समझ से ये समझना बहुत जरूरी है कि 21,000 रुपए से शुरू होकर 403 बिलियन डॉलर तक पहुंचना सिर्फ एक अच्छी बैलेंस शीट बनाने का खेल नहीं था। जी। ये साम्राज्य इसलिए इतना विशाल हो सका क्योंकि इसके बेस में कुछ मूल सिद्धांत थे। अपने वर्कफोर्स को मशीन नहीं बल्कि इंसान समझना, कच्चे माल की कमी से लेकर ऊर्जा और तकनीक की विदेशी निर्भरता जैसी जो राष्ट्रीय समस्याएं थी, उनका समाधान खोजना। सही बात है। जब एक व्यवसाय समाज और देश की बड़ी समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी उठाता है, तो जो मुनाफा है ना, वो उस प्रक्रिया का एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। ये एक ऐसा निष्कर्ष है जो आज के दौर के हर स्टार्टअप और बड़े कॉरपोरेशन पर लागू होना चाहिए। बिल्कुल। इस पूरी ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक चर्चा से गुजरने के बाद सुनने वालों के लिए ये सोचना बहुत ही दिलचस्प होगा, और ये एक ऐसा विचार है जिसे हम आज के विश्लेषण के अंत में खुला छोड़ रहे हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। अगर 150 साल पहले एक कंपनी ने उस दौर की बुनियादी समस्याओं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, विदेशी आयात पर निर्भरता और लेबर मैनेजमेंट को सुलझाकर 400 बिलियन डॉलर का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया जी, तो आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस के युग में ऐसी कौन सी विशाल अनसुलझी समस्याएं हैं जिनसे आज के बिजनेस लीडर्स कतरा रहे हैं? बहुत ही गहरा सवाल है ये। हाँ, और क्या ये संभव है कि जो आज की सबसे जटिल और अनसुलझी वैश्विक समस्याएं हैं, उन्हीं के समाधान के भीतर भविष्य के किसी नए 400 बिलियन डॉलर वाले साम्राज्य की नींव छिपी हो? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आगे की खोज और विचार के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।